नमस्कार, मेरा नाम है नील। आज का एडिटोरियल एनालिसिस द लिबरल ट्रैप लिखा है प्रताप भानु मेहता ने, इंडियन एक्सप्रेस में कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं। मैं बहुत संशय में था कि हिजाब पर फिर से कोई एडिटोरियल तब तक लिया जाए या नहीं जब तक इस पे कर्नाटक हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना दे। लेकिन फिर भी एक अच्छा संपादकीय था। अच्छा संपादकीय इस सेंस में कि एक तो ये फिर से कुछ चीज़ों पर फंडामेंटली मूलभूत और मौलिक तरीकों से सोचने पर विवश करता है। दूसरा एक टॉपिक है जुडिशियल पोपिज्म, जब जुडिशरी एक धार्मिक अथॉरिटी की तरह, पोप की तरह एक्ट करने लगे, यानी कि इंटरप्रेट करने लगे कि कोई अमूक धार्मिक परंपरा ठीक है या नहीं, तो उसको लेकर भी भारतीय परंपरा में, आलोचनात्मक परंपरा में उसकी आलोचना की जाती रही है। इसको कहा जाता है जुडिशियल पोपिज्म। इसका भी जिक्र इस संपादकीय में आया है। यूपीएससी पिछले कुछ सालों में जुडिशियल ओवर रीच जैसे विषयों पर, जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे विषयों पर पूछ चुका है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जुडिशियल पोपिज्म क्या होता है। कभी ये भी सवाल बन के भी आ सकता है। एक सजग नागरिक के तौर पर तो आपको मालूम होना ही चाहिए। तो संपादकीय का ब्रॉड आउटलुक जान लेते हैं। संपादकीय फिर से वही बात कह रहा है, फिर से यानी कि जो हिजाब का पूरा क्राइसिस आया है, हिजाब के मुद्दे पर एक क्राइसिस आया है, उसको लेकर कह रहा संपादकीय कुछ सवाल पूछ रहा है कि जो बातें अब तक पक्ष या विपक्ष में हो रही हैं कि हिजाब का पहनना ठीक है या हिजाब का पहनना ठीक नहीं है, वो कुछ फंडामेंटल सवाल उठाते हैं मेहता साहब कि ये सवाल पूछे जाने का हक किसे है, किसको नहीं है, और क्या कोई सवाल पूछने की आड़ में कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कई बार लोग भोलेपन में और कई बार लोग जानबूझकर समझ नहीं पा रहे हैं। ये सवाल पूछने के बाद फिर संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि जो प्रगतिशील लोग भी हैं उनके सामने भी इस सवाल ने किस प्रकार का संकट पैदा किया है, या ये सवाल क्या उनके साथ कर रहा है, उनकी इस पे पोजीशनिंग क्या है। वो लोग जो आमतौर पर बहुत प्रगतिशील बातें करते हैं, प्रगतिशीलता किस प्रकार से उनके सामने एक ट्रैप की तरह आ जा रही है, उनको जकड़ दे रही है। आयरनी है, प्रगतिशीलता ही जकड़ दे रही है। डिटेल में आगे जानेंगे। और उसके बाद चर्चा है जुडिशियल पोपिज्म की, जिसका क्रिटिक कई केसेस में पहले भी हुआ है। सबरीमाला मंदिर केस में भी हुआ है, कई सारे केसेस में, कि जब जुडिशरी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करती है तो वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के मुहावरे का इस्तेमाल करती है। उस प्रैक्टिस के बारे में चर्चा करेंगे, उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, उसको लेके क्या क्रिटिक है, क्या आलोचना है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे और फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरुआत में आगे बढ़ने से पहले हम ये भी बता दें कि कई बार ऐसे संपादकियों में पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र होता है, नाम लिया जा सकता है, लेने का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टियां, सरकारें ये आती जाती रहती हैं। देश को लेकर जो आपकी समझ है वो ज्यादा स्थायी मुद्दों पर बनती है, तो मुद्दा महत्वपूर्ण है। इसलिए पार्टियों का नाम, चाहे वो किसी भी राज्य की पार्टी हो, पक्ष या विपक्ष की पार्टी हो, उसको ड्रॉप कर देना आमतौर पर बेहतर समझा जाता है, जब तक कि वो बहुत आवश्यक ना बन जाए। इसको उसी रूप में लेना है। दूसरा, कई तर्कों से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं। मैं भी सहमत या असहमत हो सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये तर्क हमें समझ में आ रहे हैं या नहीं, और ये तर्क हमें काम के लग रहे हैं या नहीं, हमारी समझ इनसे विस्तृत हो रही है या नहीं। कई बार हमें एक इंटीमेट एनिमी भी रखना चाहिए। जिन तर्कों से हम सहमत ना भी हों, वो तर्क भी, वो विचार भी हमारे बहुत नज़दीक हों, उनसे भी सीखने की परंपरा भारत में भी रही है। विश्व की हर बेहतर परंपरा में ये तरीका रहा है। तो उसी आइडिया को लेके हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत होती है कि बहुत कुछ कहा जा चुका है हिजाब की कंट्रोवर्सी पर, उसके वैचारिक पक्षों को लेकर, उसके राजनीतिक अर्थों को लेकर। संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि कुछ जो सत्य हैं वो किसी भी व्यक्ति में अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो उसको स्पष्ट हो जाएंगे। कि बच्चों और टीचर्स को रोककर ये बोल देना कि उनको अपना हिजाब उतारना पड़ेगा, ये एक प्रकार की मोरल क्रिटिनिज्म, एक नैतिक फूहड़ता का उदाहरण है। ऐसा संपादकीय कहता है कि अगर इस दृश्य ने आपको विचलित नहीं किया है तो हो सकता है कि किसी भी इस प्रकार के नैतिक विचलन से आप भविष्य में भी विचलित नहीं होंगे। संपादकीय इसके बाद कहता है कि
हिजाब को हटाने की जो मांग है ये प्रगतिशील मांग की तरह पेश तो की गई, लेकिन क्या सच में है, इसको हमें समझना होगा। हिजाब का अर्थ क्या है? इसके बाद मैं एक पॉज देता हूं। लोगों के मन में विचार आ सकते हैं कि हिजाब का अर्थ क्या है। जो समर्थन में है इसके, उनके मन में कुछ और विचार आएंगे, जो इसके खिलाफ हैं उनके मन में कुछ और विचार आएंगे। मैंने एक पॉज लिया केवल इसलिए कि जब ये विचार आ जाएं तो हम सुने कि प्रताप भानु मेहता क्या कहते हैं। हिजाब का अर्थ क्या है? प्रताप भानु मेहता कहते हैं, इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। ये जानना, ये तय करना मेरा काम नहीं है। यानी कि इस पे जजमेंट देना मेरा काम नहीं है। कई सारे सिंबल्स की तरह, कई सारे सिंबल्स ही हैं जो हमारे समाज में चलते हैं। वो धार्मिक सिंबल्स भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक सिंबल्स भी हो सकते हैं। कई सारे सिंबल्स की तरह इसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। किसी के लिए ये उसकी धर्म में आस्था का प्रतीक हो सकता है, किसी के लिए उसकी आइडेंटिटी को पुरजोर तरीके से रखने का तरीका हो सकता है, किसी के लिए ये ऑपरेशन का भी एक सिंबल हो सकता है, उनको दबाए जाने का भी एक सिंबल हो सकता है। एक ही सिंबल ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम बात यहां पर एक पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, लोगों के निजी जीवन के अंदर घुसकर बात नहीं कर रहे हैं। पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है कि ये किसी भी तरीके से सिविक एम्पावरमेंट के, नागरिक के मजबूत नागरिक बनने के आड़े नहीं आता, उसकी नागरिकता को मजबूत करने के आड़े नहीं आता। यानी कि हिजाब उसकी शिक्षा के आड़े नहीं आता, उसके नौकरी करने के आड़े नहीं आता, वोट करने के आड़े नहीं आता, पब्लिक जीवन से जुड़ने के आड़े नहीं आता, या जीवन में कुछ भी पा लेने के आड़े नहीं आता। अगर हिजाब इन सब के आड़े नहीं आता तो किसी को इस आधार पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जाने से रोकना या पढ़ाने जाने से रोकना एक ट्रेवेस्टी है, एक त्रासदी है। संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि अगर कोई बात कहे कि देखिए वो सब बातें ठीक हैं, बात हो रही है यूनिफॉर्म की, यूनिफॉर्म बनाने का तो हक है स्कूल को। संपादकीय मेहता साहब कहते हैं कि ये मामला भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये तर्क भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। हर सभ्य समाज, कोई भी डिसेंट सोसाइटी छोटे मोटे अकोमोडेशन बनाती है। हम जिस समाज में रहते हैं, हम आसपास इस प्रकार के अकोमोडेशन देखते हैं। लोग जनेऊ पहन के चलते हैं, कोई माथे पर तिलक लगाकर चलता है, कोई चोटी रखता है, कोई सर पर पग बांधता है। पब्लिक स्पेसेस में भी लोग ये करते हैं। इनमें से कई सारी चीजें लोग स्कूलों में भी लेके जाते हैं। संपादकीय आगे कहता है कि हम सड़कों पर चलते हुए साधुओं को भी देखते हैं। समाज को नियम बनाने का हक मिल जाए तो शायद वो ये भी कहने लगे कि साधुओं को ये कपड़ा पहनना ठीक नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि बतौर समाज हम एक बेहतर समाज हैं। ये सब चीजें समाज में रहती हैं, इन पर रोक नहीं लगाई जाती है। इसी को कहा जाता है कि ये छोटे मोटे अकोमोडेशन हैं, जिससे कोई भी समाज एक रिच समाज, सशक्त समाज बनता है। जब समाज में लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी फैक्ट्री में यूनिफॉर्म पहने लोग जा रहे हैं, आपको लगता है कि एक जीवंत समाज के लोग हैं, भिन्न भिन्न जाति प्रथाओं संस्कृतियों को फॉलो करने वाले लोग हैं। कोई भी संस्कृति इन्हीं चीजों से जीवन पाती है, गहराई पाती है। तो अकेला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया होना चाहिए कि कोई प्रैक्टिस है, अगर वो किसी भी नागरिक को उसकी नागरिकता के साथ जुड़े जो आयाम हैं उनको पूरा करने से रोक रही है, या उसी व्यक्ति के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है जिसने उसको पहना हुआ है, तो फिर हमें उस पर रोक लगाने पर सोचना चाहिए, उसको हतोत्साहित करने पर सोचना चाहिए। अदरवाइज हमें नहीं सोचना चाहिए। तो पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक ही सवाल बनता है कि क्या नागरिक समता के आधार पर हिजाब इसके खिलाफ जाता है, किसी को पूर्ण तरीके से नागरिकता के फायदे या नागरिकता की ड्यूटीज निभाने से रोकता है? इसका जवाब केवल एक है, नन। एक भी ऐसी बात नहीं है जिससे हिजाब रोकता है। तो केवल हमें यही सोचना था, इसका उत्तर हमें मिल गया। संपादकीय ऐसा कहता है। उसके बाद संपादकीय कहता है कि प्रगतिशीलों की दुविधा अलग है। प्रगतिशील दुविधा किस दुविधा में है कि वो कहते हैं कि हिजाब के मतलब तो अलग है, हिजाब तो औरतों पर लगाया गया और उन पर एक किस्म का पर्दा है। संपादकीय कहता है कि उसके मतलब क्या है ये यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा।
ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो प्रगतिशीलों से कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसका मतलब बिल्कुल पितृसत्तात्मकता भी हो सकता है, लेकिन ये बहस जो है ये संस्कृति के उसमें चलेगी, डोमेन में चलेगी, संस्कृति के डोमेन में चलेगी। इसको राज्य को फोर्स करने का कोई अधिकार नहीं है, शासन को, सरकार को, कोर्ट को फोर्स करने का अधिकार नहीं है, ऐसा संपादकीय कहता है। संपादकीय कहता है कि ये एक बात हो गई, ये चिंता व्यक्त करना एक बात हो गई कि कोई किसी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाह रहा, या उनकी जल्दी शादी कर देना चाह रहा है, या उनको कार्य नहीं करने देना चाहता, या उनके खिलाफ जो हिंसा है उस पर चुप्पी का माहौल है। संपादकीय कहता है इन चीजों पर बोलना एक बात है, लेकिन ये बोलना बिल्कुल दूसरी बात है कि कोई और कपड़े कुछ पहन रहा है, इस पर हमारे कुछ विचार हैं, हमारे विचारों के अनुसार उसको कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि हमारे विचारों के अनुसार वो कपड़े ये अर्थ रखते हैं, ये मीनिंग रखते हैं। ये पूरा जो समाज शास्त्रीय मसीहाई का सोशोलॉजिकल इमेंसिपेशन, एक मुक्ति देने का जो नैतिक भार उठाने की कोशिश कर रहे हैं प्रगतिशील, उससे उनको बचना चाहिए। संपादकीय एक रिटोरिकल सवाल पूछता है कि अगर कोई महिला साड़ी पहनती है तो उसका क्या अर्थ है? उसके भी तमाम अर्थ हो सकते हैं। उसका अर्थ फैशन हो सकता है, उसका अर्थ उसकी अपनी पसंद हो सकता है, उसका अर्थ उसका एस्थेटिक टेस्ट हो सकता है, उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि उसको जबरन कहा गया हो इस परंपरा में आप साड़ी ही पहनेंगी, इस पूजा में आपको साड़ी ही पहननी पड़ेगी। ये तमाम बातें हो सकती हैं। एस्थेटिक प्रेफरेंस हो सकता है, सार्टोरियल कंजर्वेटिविज्म हो सकता है, पितृसत्तात्मकता भी हो सकती है। अगर कोई किसी को कह रहा है, पितृसत्तात्मक सोच से कह रहा है कि यही कपड़ा है जो औरतों पर फबता है, तो वही साड़ी जो एस्थेटिक प्लेजर, कला का एक स्वरूप हो सकती है, वही सेम साड़ी पितृसत्तात्मक सत्ता का भी प्रतीक हो सकती है, या फिर किसी के लिए वो राष्ट्रीय ड्रेस का प्रतीक हो सकती है। तमाम अर्थ उसी साड़ी में निहित हो सकते हैं। रिटोरिकल सवाल क्यों पूछा गया? संपादकीय केवल ये कहना चाह रहा था कि अर्थ खोजने का, अर्थ को ढूंढने का जो पूरा उपक्रम है, जो हिजाब विवाद में किया जा रहा है, वो पूरा उपक्रम निरर्थक है। उसके बाद संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि भारत के केस में प्रगतिशील इस मुद्दे में फंस गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो हिजाब का समर्थन करें या हिजाब का डिफेंस करें। सच्चाई ये है कि दोनों करना ही अपनी सीमा के पार जाना है, क्योंकि दोनों में से कुछ भी करना जरूरी नहीं है। उसके बाद संपादकीय कहता है कि दूसरी चीज जिसमें फंस गए हैं प्रगतिशील, वो ये भी है कि हिजाब कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर लिबर्टी और इक्वालिटी, बराबरी और स्वतंत्रता, उदारता चेक की जाएगी। उस चेक करने का पैमाना नहीं है। ये इस बहाने क्या हो रहा है कि पब्लिक स्फेयर में जो भारत के अल्पसंख्यक वर्ग के सबसे बड़ा वर्ग है, यानी मुसलमान, पब्लिक स्फेयर से एक प्रकार से उनको हाशिए पर किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है या गलती से हो रहा है, ये तो आगे पता चलेगा। बहरहाल पब्लिक कल्चर से मुसलमानों को बाहर करने की प्रक्रिया के तौर पर संपादकीय उसको देखता है। संपादकीय कहता है कि हिजाब के मुद्दे को एक बड़ा प्रश्न उठाकर बनाकर एक प्रकार से ऐसा प्रश्न बना दिया जा रहा है कि पूरा अल्पसंख्यक वर्ग एक मुद्दे पर एक तरह की राय रखता है, जबकि पूरा बहुसंख्यक वर्ग इस मुद्दे पर दूसरी तरह की राय रखता है, जबकि ये सच नहीं है। संपादकीय आगे कहता है कि इवन जो उदारवादी मुसलमान हैं वो भी इस चिंता में है कि ये कहीं वही शाहबानो केस वाला दौर ना आ जाए। शाहबानो केस 80 के दशक के उत्तरार्ध में एक केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने के लिए तत्कालीन सरकार ने ऐसे कदम उठाए जिनकी आज भी लानत मनानत की जाती है। तो और उस पर भी कोर्ट का पहला रुख जो था वो बहुत ही प्रोग्रेसिव था, प्रगतिशीलवादी था, लेकिन सरकारों का रुख प्रगतिशील नहीं था। सरकारों को अपने वोट बैंक की चिंता थी, जैसा कि अक्सर सरकारों को होती है। तो संपादकीय आगे बढ़कर कहता है कि इन सब बातों पर एक सांस्कृतिक बहस हो। उस सांस्कृतिक बहस के तो कुछ अर्थ होंगे, कल्चरल डिबेट के तो कुछ अर्थ होंगे, लेकिन ये बिल्कुल इररेलेवेंट है कि इस डिबेट में स्कूल क्या कर रहे हैं, कॉलेज क्या कर रहे हैं। स्कूल और कॉलेज इस डिबेट में अपने बच्चों के साथ जो कर रहे हैं
वो ठीक नहीं है। संपादकीय कहता है कि इस पूरी बहस में सबसे बड़ी गलती तो यही है कि हम हिजाब का अर्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं या खोजने की कोशिश कर रहे हैं बिना उन लोगों की सब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखे हुए जो इसको पहनते हैं। उनसे पूछने वाले बहुत कम लोग हैं कि आप इसको क्यों पहनती हैं या आप इसको क्यों पसंद करती हैं। कोर्ट, और अब कोर्ट का नाम लेकर आगे बढ़ने से पहले अब बात में हम करने वाले हैं जुडिशियल पोपिज्म की। हमने पहले भी जिक्र किया, जुडिशियल पोपिज्म उस आइडिया को कहा जाता है जिसके अंतर्गत जुडिशरी कई बार जब कई मसलों पर फंसी होती है तो वो धर्म की किताबों को पलटती है, उस पर अपनी व्याख्या देती है। जैसे कि एसेंशियल प्रैक्टिस एक्ट, किसी धर्म में क्या है जो एसेंशियल है, और उसकी कसौटी पर वो फिर कहती है कि संविधान में इसको ठीक माना जाए या नहीं। और डिटेल में आगे समझते हैं। तो कोर्ट सेम गलती करेगी जब वो इस मामले पर एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट अप्लाई करेगी। एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट यानी कोर्ट कहेगी कि इसका प्रूफ खोजा जाए किताबों में या प्रैक्टिस में, जिससे ये साबित हो कि इस धर्म की पहचान का ये एसेंशियल हिस्सा है, ज़रूरी हिस्सा है। ये हिस्सा ना हो तो धर्म पर आंच आएगी, धर्म को कुछ नुकसान होगा। संपादकीय कहता है इस बात का, जुडिशरी के इस रवैये का पहले भी पुरजोर विरोध हुआ है, आलोचना हुई है, ये आलोचना होती रहेगी, क्योंकि ये धर्म की परिभाषा बाय फिएट है। यानी ये वो परिभाषा है जिनके अनुसार धर्म कुछ तयशुदा नियमों से चलता है, ना कि उसके मानने वालों के विश्वासों से। संपादकीय आगे कहता है कि ये समझ ही अपने आप में चैलेंज्ड है, क्योंकि कोर्ट को असल में तो ये डिसाइड करना चाहिए कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता यहाँ पर चल रही है या नहीं चल रही है, या लोगों के जीवन जीने के अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत लोगों को यह अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। संवैधानिक तरीके से मामला इतना सही है। संपादकीय ये कहता है कि इस मामले को आगे बढ़ाकर धर्म के इंटरप्रिटेशन की ओर नहीं ले जाना चाहिए। कोर्ट को ये शक्ति अपने पास अख्तियार नहीं करनी चाहिए। हमें क्या ध्यान रखना है कि जुडिशियल ओवररीच के जब हम तर्क देते हैं, कई तर्क देते हैं कि जुडिशरी कई बार जांच को अपने अंडर ले लेता है, तो माना जाता है कि वो कार्यपालिका के क्षेत्र में ओवररीच कर रहा है। कई बार जुडिशियरी कानून बनाने लगता है। विशाखा गाइडलाइंस इसका उदाहरण है। इसके पक्ष में भी बातें हो सकती हैं, मैं बता रहा हूँ कि आलोचना तो, क्योंकि सवाल ऐसे ही आया जुडिशियल एक्टिविज्म पे। तो विशाखा गाइडलाइंस के तौर पर एक प्रकार का एक लॉ बनाया जुडिशरी ने, तो माना गया कि वो विधायिका या लेजिस्लेचर के एरिया में ओवररीच कर रही है। इसी प्रकार इसको भी एक ओवररीच माना जाता है, जुडिशियल पोपिज्म को। धर्म क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, जो धर्म को मानने वालों के आपस का मसला है, उस पर जुडिशरी एक पोप की तरह, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड में और क्रिश्चियनों में भी कैथोलिक वर्ल्ड में एक पोप की जगह होती है, जुडिशरी कई बार वो अख्तियार करने लगता है। इसी को जुडिशियल पोपिज्म कहा जाता है। संपादकीय कह रहा है इसमें कोई ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन हो ही नहीं सकता, वस्तुनिष्ठ डिटर्मिनेशन इसमें संभव नहीं है। ये एक सरासर बेवकूफ़ी है जिसको कोई भी करने से बचना चाहिए। एक सेकुलर कोर्ट को, एक पंथ निरपेक्ष कोर्ट का एक पंथ निरपेक्ष पर्पस यही हो सकता है कि वो संवैधानिक रूप से समस्याओं को सुने, संविधान की कसौटी पर समस्याओं को कसे और फिर एक संवैधानिक उत्तर दे। इस्लाम या हिंदुइज्म इसके साथ कंपैटिबल है या नहीं, ये कोर्ट की समस्या नहीं है, ना होनी चाहिए। और ऐसे में संपादकीय आखिरी बातों में से एक बात कहता है कि ये तो क्लियर है ही नहीं बिल्कुल भी कि हिजाब जो बच्चे पहन रहे हैं वो राष्ट्र राज्य के तौर पर हमारे जो संवैधानिक वादे हैं जो हमने फंडामेंटल राइट्स में किए हैं, प्रियम्बल में किए हैं, लिबर्टी और इक्वलिटी के, उनके खिलाफ कैसे जाता है बच्चों का हिजाब पहन लेना। तो आखिरी में संपादकीय केवल ये कहता है कि पूरे मसले में कई लोग ये बात कह रहे हैं, ये नैतिक तर्क दे रहे हैं कि पूरा मामला है तो असल में लोकतंत्र का ही। इधर से भी जो सवाल आ रहे हैं वो लोकतांत्रिक हैं, जो अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट आ रहे हैं वो लोकतांत्रिक है, उधर से भी जो अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट यानी दोनों पक्षों से जो बातें आ रही हैं वो लोकतांत्रिक हैं। लोकतंत्र में ये
स्वस्थ बहस चलनी चाहिए। संपादकीय कहता है कि ये बहस राज्य की बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। राज्य की बहस के मुद्दे संविधान से जुड़े होने चाहिए। वो पूछने चाहिए कि जो संविधान उनको नागरिक बनने का अधिकार देता है, नागरिकता को जो अर्थ देता है, क्या किसी भी तरीके से नागरिकता के उन अर्थों पर रोक लग रही है तो शासन उस पर रोक लगाए। अगर रोक नहीं लग रही है तो शासन के किसी भी प्रयास को शंका की नज़र से, सशंकित नज़र से देखा जाएगा। ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं एक नए संपादकीय के साथ अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।